नमस्कार दोस्तों। और आज का जो विषय है वो है संविधान से दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, ताकि आपको तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा सकूं। और हर दिन मैं छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा ताकि आपका जल्द से जल्द संविधान खत्म हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें जो सबसे टॉप पर आता है वो है आपकी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का काम क्या होता है? ये पूरे भारत को चलाती है केंद्र सरकार, आप सभी जानते हैं। और दूसरे नंबर पर आती है राज्य सरकार, जो कि पूरे सभी राज्यों को मॉनिटरिंग करती है। और तीसरे नंबर पर आती है यहाँ पर स्थानीय स्वशासन, बस इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी के अंतर्गत आती है ग्राम पंचायतें, जिसमें हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर है? चलिए तो इसको देखते हैं कि जो आपका स्थानीय स्वशासन है, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कोई इंग्लिश मीडियम के अगर विद्यार्थी हो तो आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं कि आखिर इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों दोस्तों, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें वो आप देखिएगा। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, अगर किसानों को, जो बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, बहुत ऐसे होते सक्षम नहीं होते अपने आप में कहीं ना कहीं, अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास थोड़ी जा सकता है, या डायरेक्ट राज्य सरकार मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता ना। तो उनकी बातों को रखने के लिए एक ऐसे गठन किया गया जिसको कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत सरपंच आते हैं, पंच आते हैं, ये सभी लोग। क्लियर है? अब आपको उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं यहां से। अगर मैं इस प्रश्न को देखूं कि जरूरत क्यों पड़ी, तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य था गांव को सक्षम और मजबूत बनाना। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कत ना आए, उनकी बात सरकार तक पहुंच सके, उनकी परेशानियां दूर हो सके, इसलिए छोटी छोटी टीम का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत आती है पंचायती राज व्यवस्था। चलिए आगे देखिए। अगर मैं स्थानीय स्वशासन को देखूं तो दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है आपका ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा आता है शहरी क्षेत्र। इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र। इसी को ही कहा जाता है पंचायती राज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यहां से। अच्छा, पंचायती राज के जो यहाँ पर सबसे पहले जो इसका जनक माना जाता है, इसका शुरुआत का जनक माना जाता है, वो कौन था? तो वो था लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ये भारत के वायसराय थे, आप सभी साथी जानते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है। और 1880 से 1884 का इनका समय काल रहा, लेकिन लागू अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1882 में। तो ये आपको डेट याद रखनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मैं आगे बात करता हूं इसकी, तो आप देखिएगा कि इसके बाद आता है आपका संविधान सभा। संविधान सभा, जो संविधान की सभा आयोजित हो रही थी, उसमें इस विषय को रखा गया कि ये पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया थी, सभी दोस्त ध्यान दें। बहुत सारी इसमें समितियां बनाई गई। राजीव गांधी सरकार आई, मोरारजी देसाई सरकार आई, नरसिंह राव जो है आपकी सरकार है, कई सारी ऐसी सरकार है जिसमें अलग अलग समितियां बनाई गई। ये फेल भी हुई, फ्लॉप भी हुई, लेकिन आखिर में जाकर इसको मोहर लगा दी गई और सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया। क्लियर है? तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। तो यहां आप देखिएगा कि संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा की गई, इस पे बात रखी गई कि पंचायती राज को अपनाया जाए या नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में गांधी जी जो थे ना, फुल एग्री थे भाई, सॉलिड एग्री थे, हाँ ये होना चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी जो थे, भीमराव अंबेडकर जी जो थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो इसके सख्त खिलाफ थे। क्योंकि उनका ये मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया तो जो ताकतवर लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो दलित लोग हैं, बहुत मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जो पावरफुल लोग हैं ना, वो आगे आ जाएंगे। तो उनका ये मानना था ऐसे व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन गांधी जी फुल सपोर्ट में थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब कई सारी ऐसी समितियां बनाई गई थी जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहां से देखिए भाई, कई सारी बहस हुई। उसके बाद संविधान सभा ने निर्णय लिया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में इसको रखा जाए। दोस्तों किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको रखा जाए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आप जानते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिएगा,
इसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था? ये इसी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए था और उसी के साथ 2 अक्टूबर 1953 को, तो ये क्या हुआ भाई, विफल हो गया, सफल नहीं हुआ ना, तो इसको आप ये हटा दो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक समिति बिठाई गई जिसका नाम था बलवंत राय समिति, ठीक है ना, बलवंत राय समिति बिठाई गई। और जब इनका जो विकास कार्यक्रम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जब ये फ्लॉप हो गया, फेल हो गया ना, तो ये परेशान से हो गए और बलवंत राय जी के पास जाकर इन्होंने बोला कि यार मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी देश को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये फेल कैसे हो गई? तो जो बलवंत राय जी थे ना, उन्होंने कहा, जो बलवंत राय जी थे ना, उनका ये कहना था, यार बंद कर रहा है, ठीक है ना। तो जो बलवंत राय जी जो थे ना, उनका ये कहना था कि आपने जिन ग्रामीण लोगों के लिए, जिन जनता के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, इस योजना को शुरू किया गया था, उन्होंने ही इसमें भाग नहीं लिया, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया। तो बड़ी बात है यार, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कहां से मिलेगा? तो ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ था। तो बलवंत राय जी ने ये सारा सुझाव दिया। अब आगे देखिए आगे की कहानी कि सफल नहीं हुई क्योंकि जनता ने ही भाग नहीं लिया। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आप याद रखिए। वो बलवंत राय जो मेहता समिति है ना, ये 1957 में बिठाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा शक्तियों को बांट देना चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि जो शक्तियां है ना, वो शक्तियों को बांट देना चाहिए, यानी कि ऊपर से चलते ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो शक्तियां नीचे से चलना चाहिए, यानी ग्रामीण से निकलना चाहिए, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, ऐसे शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा विकेंद्रीकरण। एक होता है केंद्रीकरण, जो केंद्र के पास सारी शक्ति एक के पास जाती है, विकेंद्रीकरण जिसको इधर उधर फैला दिया जाता है, ठीक है ना। तो विकेंद्रीकरण अगर कभी नाम आए ना, तो आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भीमराव, यहां दे रखा है बलवंत राय मेहता, इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। वास्तुकार यानी उन्होंने क्या कहा था, इसको अच्छे से डिजाइन कर दिया था, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि जो अपने जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसका वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये वायसराय थे और 1982 में जो इन्होंने जिला बोर्ड का गठन किया था, तो ये भी आपको याद रखना। क्लियर है? तो बलवंत राय मेहता समिति आपको याद रखना, सबसे पहली जिसने सिफारिश की थी 1957 में। आगे बढ़ते, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया नेहरू जी को। अब इन्होंने क्या कहा, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे बातचीत करी, तो इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जो है, यहाँ पर आपको दे रखा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया, मतलब 3 स्तर में होना चाहिए। 3 स्तर कैसे? ग्रामीण स्तर पर, उसके बाद में नगर स्तर पर, और आप यानी कि ब्लॉक स्तर पर, यानी कि तहसील जो आप जानते हैं, और अगला आता है आपका जिला स्तर पर। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय जी ने दिया। तो यहां से आप देखेंगे तो 3 स्तर कौन कौन से? पहला है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका यहाँ पर दोस्तों पंचायत समिति, ठीक है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक आता है, और अगला आता है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत। तो 3 स्तर होते हैं, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, मैं ब्लू ले लेता हूं। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने आदेश दिया। अब क्या हुआ भाई, जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का जो सुझाव दिया ना कि 3 स्तर पर होना चाहिए, और भारत सरकार ने क्या कर दिया, आदेश दे दिया भाई कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आदेश जरूर दिया है, कुछ कुछ राज्यों ने माना था, लेकिन पूरे राज्यों ने, भारत के जितने तमाम राज्य थे ना, उन्होंने इसको नहीं माना था, मतलब स्थायी रूप से संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था ना, तो इसको लागू नहीं किया था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ आदेश जरूर दिया था, लेकिन इसको लागू नहीं हो पाए थे, मोहर नहीं लगा पाए थे। तो यहां से आप देखेंगे कि प्रश्न क्या बनता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? याद रखिएगा, तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का नागौर जिला, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू हुई थी, यानी कि कहां पे शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला, और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहला था राजस्थान का नागौर जिला, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, अब ये भी क्या हुआ कि 2 जगह तो यहां पर शुरू कर दी गई, लेकिन ये भी क्या हो गई, योजना फेल हो गई दोस्तों। ध्यान रखिएगा, फेल हो चुकी थी। अब क्या हुआ, अब मोरारजी देसाई की सरकार आई। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई ना, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार आई, ये सब उन्हीं के काम में चल रहा था, उन्हीं के राज में, यानी उन्हीं की सरकार में। दूसरे नंबर पर कौन आती है? मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक समिति बिठाई गई थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति, और ये 1977 में, ध्यान रखिएगा 1977 में इसका गठन हुआ था। और याद रखिएगा इससे पहले जो आई थी बलवंत राय समिति थी, 1957 में इसका गठन हुआ था, और 1977 में कौन सी है दूसरे नंबर पर? अशोक मेहता समिति।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें 2 स्तर पर अपनाने के लिए कहा गया। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, पहले त्रिस्तर पर बिठाया गया बोला था, अब इसमें 2 स्तर की बात कर दी। 2 स्तर कौन कौन से कर दिए कि हो सकता है 3 स्तर पर अगर मैंने सुझाव दिया है ना, तो 3 स्तर वाला विफल हो गया, फेल हो गया, तो एक काम करते हैं 2 स्तर पर हम लोग इस समिति का गठन करते हैं। तो 2 स्तर कौन कौन से थे, एक तो मंडल पंचायत था, ब्लॉक वाला, और एक जिला पंचायत है। यानी कि यहाँ पर ग्राम पंचायत को हटा दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया था, ग्राम पंचायत को हटा दिया गया। यहाँ पर सुझाव दिया कि 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को बिठाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 स्तर कौन कौन से थे, ग्राम पंचायत को हटा दिया। तो बात तो वही आ गई ना भाई, सबसे पहला तो ग्रामीण क्षेत्र था ना, जो सबसे रूरल होता है, जो सबसे प्योर होता है, ठीक है ना, जो सबसे प्योर होता है, तो पुअर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भी क्या हुआ कि ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया गया और साथ में SC ST को आरक्षण दिया गया, लेकिन ये भी क्या हो गया भाई, बिना काम का हुआ। आगे देखो, अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अब आती है LM सिंघवी समिति 1986, और ये किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी जी की सरकार में कौन सी समिति बिठाई गई, LM सिंघवी समिति 1986 में। याद रखिएगा, ये 1957, 1977 और 1986। इसमें क्या होता है, तो राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव दिया गया और त्रिस्तरीय सुझाव को। तो ये दुनिया है महफिल मेरे कोई काम की नहीं, अपने कोई पल्ले पड़ने वाली नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सुझाव दिया गया था 3 स्तरीय का, दूसरी बार सुझाव दिया गया 2 स्तरीय का, फिर तीसरी बार सुझाव दिया गया 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था लागू करने का। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो अगला फिर क्या आता है, अब आती है पीके थुंगन समिति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पीके थुंगन समिति आती है 1989 में। याद रखिएगा, पहले 1957, फिर 1977, फिर 1986 और फिर आती है 1989। तो ये क्रम भी याद रखना है आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ कि जो पीके थुंगन समिति गठन किया गया, तो यहाँ पर राजीव गांधी सरकार ने क्या करा, इस बार मान लिया। क्या करा राजीव गांधी सरकार ने, इधर देखो LM सिंघवी समिति जो बिठाई गई थी ना, उसमें इन्होंने नहीं माना, लेकिन यहाँ जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया राजीव गांधी सरकार को, अभी क्या होता है वर्तमान में, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है ना, भाजपा सरकार है, तो अगर बहुत ज्यादा मुद्दे उठेंगे, जैसे सभी विद्यार्थियों के लिए हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षण परीक्षा में बहुत धांधली की गई है कहीं ना कहीं, है ना, और साथ में जो ये संविदा वाला जो वर्ग 3 वाला मैटर उठ रहा था, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट तक जो ये बात पहुंच गई है, तो सभी जगह से आंदोलन कई सारे, क्योंकि परेशान है युवा छात्र, क्या परेशान है, मजा थोड़ी आ रहा है धूप में जलने में, भूखा मरने में और चिल्ला चोट करने में, किससे मजा आ रहा है भाई, ठीक है ना, तो परेशान है, तो कहीं ना कहीं सोचने विचारने पर मजबूर हो गए। ऐसा ही कुछ प्रेशर यहाँ पर डाला था। इस बार समिति थी, इस बार मुखिया बोलते पीके थुंगन समिति तो इन्होंने क्या करी, राजीव गांधी जी ने बात मान ली और 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 64वां संविधान विधेयक जो बिल था वो संसद में पेश किया गया। और ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं, आप सभी मित्र जानते हैं, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ क्या होता है, लोकसभा ने तो मान ली बात, लेकिन राज्यसभा ने बात नहीं मानी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, इनकी सरकार गिर गई, इनकी सरकार गई। अगला क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है, PV नरसिंह राव की सरकार आती है और संसद में इस बार पेश कर दिया गया, लोकसभा में भी पारित कर दिया, राज्यसभा में भी पारित कर दिया और उस पर मोहर लगा दी। और ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया, 24 अप्रैल 1993 को। एक तारीख आपको याद रखनी है दोस्तों, और ये तारीख भी आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई या कहाँ शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा राजस्थान का नागौर जिला। और 11 अक्टूबर 1959 को कहां पर, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में। क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई थी, तो ये ध्यान रखना आपको पूरे देश में। फिर अगला आता है 73वें संविधान संशोधन को। आप देखिए, इस संविधान संशोधन के तहत ही क्या करा था, पूरे देश में लागू कर दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को। और फिर क्या होता है, इसको भाग 9 में आप देखते हैं कुल भाग कितने आते हैं दोस्तों, तो ये भाग मैंने आपको पढ़ा रखे, आप उसमें देख सकते हो, कमेंट करके भी बताइए। मैंने आपको भाग, अनुसूचियां और साथ में आपको अनुच्छेद सभी बता रखे कि कुल कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, उनमें से एक भाग आता है भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को लिया गया है। और ध्यान रखिएगा, 243 अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक का इसका प्रावधान है। इस 243 ए से 243 ओ यानी ABCD से लेकर ओ तक, क्लियर है।
वहां तक के अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के सारे नियमों के बारे में, कितने समय का कार्यकाल होता है दोस्तों, ठीक है ना, सारी चीजें उसमें दे रखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषयों को जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। अब संविधान में 11वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था इसके तहत या इससे संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया। 29 विषय क्या होता है, मतलब कि ये कि गांव में सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, उसमें जो गांव में स्कूल बनने चाहिए, गांव में नालियां खुदनी चाहिए, तमाम चीजें जो गांव के से संबंधित है, जो लोगों की परेशानी है उनसे संबंधित उनके जितने भी विषय है, तो कुल 29 विषयों को इसमें लिया गया है। किसमें? 11वीं अनुसूची में, भाग 9 में, और अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक। सबसे पहले कौन सी समिति है? तो बलवंतराय मेहता समिति है 1957 में। दूसरी बार कौन है दोस्तों? तो दूसरी बार आई थी आपकी यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोरारजी देसाई से याद रखना है, अशोक मेहता समिति 1977। उसके बाद है आपके यहाँ पर एल.एन. सिंघवी समिति, राजीव गांधी सरकार थी 1986। फिर 1989 में आती है पी.के. थुंगन समिति, राजीव गांधी की सरकार में। फिर अगली आती है यहाँ पर दोस्तों आपके पी.वी. नरसिंह राव ने क्या कर दिया था, यहाँ पर इसको लागू कर दिया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1993 में, तारीख आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों? अब होता है ग्राम सभा का गठन। देखिए सारी प्रक्रिया हो चुकी है, ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अब क्या होता है? ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों? ग्राम सभा आप जानते हैं ना, सभी गांव ग्रामीण क्षेत्र में से है कहीं ना कहीं हम सभी साथी, तो वहां पर आप जानते हैं पंचायत होती है। पंचायत कैसे कि जब चुनाव होते हैं, सरपंच होता है, तो वो क्या होता है, एक पंचायत होती है, जिस पंचायत के अंतर्गत सबसे ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है ना, जितने ज्यादा लोग हो, जितनी ज्यादा जनता होती है, जो गांव जितना बड़ा होता है उसी गांव को पंचायत बना दिया जाता है। क्लियर है ना, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहां से देखिए कि 200 से अधिक संख्या का होना आवश्यक है, अन्यथा दूसरे गांव को भी शामिल किया जाता है। तो ग्राम सभा का गठन से मतलब क्या होता है? ग्राम सभा गठन से मतलब ये होता है कि अगर किसी गांव में 200 से कम व्यक्ति है, तो दूसरे गांव के लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है उसके अंतर्गत, ठीक है। और अगर 200 है दोस्तों, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो याद रखिएगा 200 से अधिक लोगों को लेकर क्या होता है? ग्राम सभा का गठन होता है। आगे देखिएगा तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक होती है दोस्तों कार्यपालिका और एक होती है आपकी न्यायपालिका। देखिए जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखना है, बाकी कोई मतलब नहीं है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो चीजें होती है, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका कार्य से संबंधित जो काम करती है, न्यायपालिका जो न्याय करता है। आप जानते हैं काम कौन करता है? तो गांव का एक मुखिया होता है। मुखिया कौन होता है? प्रधान कह सकते हो, पटेल कह सकते हो। गांव का एक पटेल होता है जो सारे मुद्दे को सुलझाता है, जो भी काम करना होता है वो उसके तत्वाधान में यानी कि उसकी मौजूदगी में कार्य होता है। और जब जनता को परेशानी होती है तो किसके पास जाता है? सरपंच के पास जाता है, पंच के पास जाता है। क्लियर है? जो मुखिया होता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब देखिए कार्यपालिका के अंतर्गत काम करवाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? वार्ड सदस्य होता है। देखिए अलग अलग गलियों में, अलग अलग मोहल्ले में वार्ड होते हैं ना अपने शहरों में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में होते हैं। और इसमें एक प्रधान होता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधान या मैं यहाँ लिख सकता हूँ मुखिया। तो ये क्या होता है? मैंने आपको कहा था ना मुखिया कौन होता है? पटेल वगैरह जो नहीं होते, ये सब होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कार्य करवाते हैं दोस्तों, की नाली बनवानी है कि नहीं बनवानी, नल लगवाने के नहीं लगवाने, ये सारी चीजें ये करते हैं। अब देखिए अगर इनको दिक्कत आती है तो न्याय के लिए कहा जाता है दोस्तों, सरपंच के पास जाते हैं। एक होता है पंच, एक होता है सरपंच। तो आप जानते हैं एक सरपंच होता है, एक पंच होता है। पंच यानी कि छोटे छोटे कई सारे पंच होते हैं, उनको सबको मिलाकर उप सरपंच होता है, ठीक है ना। और वो उप सरपंच के पास बात रखते हैं और उप सरपंच के पास बात रखता है। तो फिर उस चीज का निराकरण होता है, समाधान होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो भाग होते हैं, एक होती है कार्यपालिका दोस्तों और एक क्या होती है आपकी न्यायपालिका। अच्छा इसके अंतर्गत एक सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, जैसे आप देखोगे ना सरकारी अधिकारी कौन होते हैं? ग्राम सेवक। तो ग्राम सेवक क्या होते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये क्या करते हैं? फाइट करके आते हैं। और याद रखिएगा पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होना अति आवश्यक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ा जल्दी में जरूर है, लेकिन अगर एक बार वीडियो को देखोगे ना तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इजाजत दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।